हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हमने आवेश के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी। अब इस लेक्चर के अंदर हम चार्ज की प्रॉपर्टी, मेन टॉपिक जो हमारा है वो है चार्ज की प्रॉपर्टी। आवेशों के जो गुण हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। लेकिन इस लेक्चर को देखने से पहले पिछले दोनों लेक्चर देख के आएँ, उसके बाद ही ये लेक्चर देखें, अदरवाइज जो चीज़ें हैं वो क्लैरिफाई हो नहीं पाएंगी दिमाग में उस तरीके से। सबसे पहले छोटा सा टॉपिक था जो कि कल मैं मिस कर गया था, आवेश के मात्रक जहाँ पे पढ़ाए थे वहाँ से वो थोड़ा मिस आउट हो गया, और उस टॉपिक का नाम है आवेश की विमा। तो देखो आवेश की विमा क्या होती है, सबसे पहले इसकी विमा निकालना सीख लो। हम आवेश की विमा निकालेंगे तो देखो आवेश का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, Q बराबर होता है IT, जो कि कहाँ से आया था, I बराबर Q/T, यहाँ से फॉर्मूला बना था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से ही हम विमा निकालेंगे। तो डायमेंशन ऑफ Q, Q की विमा बराबर डायमेंशन ऑफ I की विमा इंटू डायमेंशन ऑफ T। तो Q की विमा डायमेंशन ऑफ Q बराबर डायमेंशन ऑफ A की विमा क्या होती है, M0 L0 T0 A1, और T है टाइम, टाइम की विमा होती है M0 L0 T1, टाइम है तो टाइम 1 आ गया। अब Q की विमा इन दोनों का आपस में गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा, देखो M की पावर में क्या 0, L की पावर में भी 0, T की पावर में कितना है 1, और A की पावर में 1। तो हम इसको इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हैं बराबर T1A1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ Q बराबर TA। कई इसको ऐसे भी लिख देते हैं AT, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जनरली ये होता ये है TA, AT भी सही है। तो ये आवेश की विमा है। ठीक है, पिछले टॉपिक में मिस हो गया था, इसको नोट कर लेना, उसी के मात्रक के साथ में इसको नोट कर लेना, आवेश की विमा। देखो मेन जो लेक्चर है तुम्हारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसकी 4 प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है आवेश की योज्यता, एडिटिविटी। अब आवेश की योज्यता होती क्या है वो मैं तुमको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, आवेश जो है हमने पढ़ा था कि आवेश एक भौतिक राशि है, और आवेश अगर भौतिक राशि है तो कौन सी वाली है, सदिश है या अदिश, अदिश। और अदिश है तो ये अदिश योग की पालना करती है, अदिश योग की पालना करेगी। अदिश योग को बीजगणितीय योग भी, अलजेब्रिक बीजगणितीय योग भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये अदिश योग की पालना करती है, जिसे हम बीजगणितीय योग भी कह सकते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जैसे मान के चलो ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक सतह है, बॉडी है, कोई वस्तु है, कुछ भी मान लो, जिस पे यहाँ पे है +1 कूलाम आवेश, यहाँ पर है -2 कूलाम आवेश, और एक यहाँ पर +4 कूलाम आवेश। अगर हमसे कोई ये पूछता है कि इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, सबको जोड़ दो। जोड़ना ऐड किस तरीके से करना है, सदिश योग करना है अदिश, तो इसका जवाब है अदिश योग, जिसको बीजगणितीय योग भी कहते हैं। तो अदिश योग कैसे करेंगे इसका, देखो हमको निकालना, इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, इसको मान लो Q3। तो किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है ना, कैपिटल Q स्मॉल q से व्यक्त किया जाता है, तो स्मॉल q बराबर होगा Q1 + Q2 + Q3। टोटल चार्ज हम निकाल रहे हैं, तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज Q बराबर आ गया, Q1 की वैल्यू कितनी है +1 कूलाम, Q2 की वैल्यू -2 कूलाम और +4 कूलाम। इस सब को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो पॉजिटिव, +3 कूलाम। ये इस बॉडी पे टोटल चार्ज है, और इसी को कहते हैं हम आवेश की योज्यता। यानी कि किसी बॉडी पे टोटल चार्ज निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आवेश की योज्यता, एडिटिविटी का। तो टोटल चार्ज इतना आ गया, और टोटल चार्ज अब इसमें लिखोगे कैसे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आवेश की योज्यता, एडिटिविटी, और उसमें लिखेंगे किसी वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का, किसी वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग या अदिश योग
उस वस्तु पर कुल आवेश के समान होता है, यही आवेशों की योज्यता है। तो आवेशों की योज्यता समझ में आई। अब चलते हैं हम दूसरा टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है और जिसको कि मैं बता चुका हूँ, वो है आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता। अब आवेश की निश्चरता क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवेरिएंस। ठीक है, आवेश की योज्यता यानी कि इनवेरिएंस। अब देखो, जो वेरिएबल ना हो, बदलता ना हो, कांस्टेंट रहता हो, उसको बोलते हैं इनवेरिएंस यानी कि आवेश की निश्चरता। कल हमने पढ़ा कि एक आवेश है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वेलोसिटी 0 है, ये गति नहीं कर रहा है, इस पर Q आवेश है, तो इस पर टोटल चार्ज, इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज होगा Q। अगर मान के चलो दूसरी कोई बॉडी है जिस पे Q आवेश है लेकिन ये गति कर रही है v वेलोसिटी के साथ, तो अगर गतिशील अवस्था में इसका टोटल चार्ज तुम निकालोगे, टोटल चार्ज, तो ये भी Q ही आएगा। मतलब ये है, चाहे रेस्ट कंडीशन में हो, चाहे गतिशील अवस्था में हो, स्थिर या गतिशील, दोनों स्थितियों में आवेश बदलता नहीं है। लेकिन कल बताया था मैंने, द्रव्यमान बदल जाता है, आवेश नहीं बदलता है। तो Q स्थिर बराबर होता है Q गतिशील। मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, गतिशील अवस्था में, तो दोनों स्थितियों में उस पर आवेश पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, नेट चार्ज सेम रहेगा जब तक कि चार्ज को बदला ना जाए। हम अगर उस चार्ज को खुद बदलें तो अलग चीज़ है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन और निकालने, उसको इलेक्ट्रॉन दे दें तो बदल जाएगा, खुद गति की वजह से नहीं बदलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं आवेश की निश्चरता। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालें आवेश की निश्चरता और उसमें लिखें स्थिर एवं गतिशील अवस्था में आवेश का परिमाण अपरिवर्तित रहता है, इसे ही आवेश की निश्चरता कहते हैं। नोट डाल के लिख देना, आवेश निश्चर होता है परंतु द्रव्यमान निश्चर नहीं होता, गति करने पर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो ये 2 टॉपिक मैंने करा दिए हैं। देखो तीसरे मेन टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो एनर्जी में भी तुमने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऐसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है, द्रव्यमान संरक्षण नहीं होता है। ठीक है, तो आवेश संरक्षण होता क्या है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आवेश संरक्षण की डेफिनेशन पहले पढ़ा रहा हूँ मैं, डेफिनेशन बता देता हूँ, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। देखो परिभाषा मैंने लिख दी, एक बार परिभाषा पढ़ें, मैं बोल के बता रहा हूँ फिर भी साथ साथ पढ़ें। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है एवं किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम का कुल चार्ज, कुल आवेश हमेशा संरक्षित, नियत या कांस्टेंट रहता है। ये क्या कहना चाह रही है डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ये कंफर्म, लेकिन अगर हम इसको डिटेल में समझेंगे तो ये क्या कहना चाह रहा है, एक एक लाइन से इसको समझने की कोशिश करेंगे तब जाके समझ में आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं उनका मतलब क्या है। देखो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है जो कि विलगित एवं किसी विलगित निकाय का कुल आवेश। विलगित निकाय क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ऐसा कोई निकाय, ऐसा कोई सिस्टम जिसका संपर्क किसी और सिस्टम से ना हो, मतलब चार्ज उसके अंदर बाहर ना आ जा सके, उससे बाहर नहीं जाए और उसके अंदर नहीं आए, वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलगित निकाय। अब यहाँ पर समझते हैं, देखो सबसे पहले तो ये जो परिभाषा लिख रही है ना, इस परिभाषा को हम क्या करेंगे, एक बार इसको तुमको मैं उल्टे तरीके से समझाता हूँ। परिभाषा की पहली लाइन कहती है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो देखो मैंने एक कांच की रॉड ली, मैंने कांच की रॉड ले ली और इस कांच की रॉड को ऊन से रगड़ा, ये ऊन है। अभी इस पे चार्ज 0 है, Q बराबर 0, और इस पे भी Q बराबर कितना चार्ज है, 0। अब मैंने इनको रगड़ा, इनके बीच में घर्षण कराया,
जैसे ही मैंने इनके बीच में रबिंग करवाई, घर्षण करवाया, फ्रिक्शन, उसके बाद में क्या हुआ, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, उसके बाद में यहाँ पे जो कांच की प्लेट है इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ऊन है ऊन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आया है प्लस Q, तो इस पे नेगेटिव चार्ज सेम क्वांटिटी में आएगा, इस पे आवेश आ जाएगा माइनस Q। अब परिभाषा की पहली लाइन पढ़ो, वो तुमको लगेगा कि ये लाइन तो गलत है। कैसे गलत है? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आवेश है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पे आवेश है क्या? है। तो आवेश तो उत्पन्न हो गया। बोलो, देखो इसमें देख के तुमको लगेगा कि आवेश तो उत्पन्न हो गया, तो फिर इसका मतलब डेफिनेशन अपनी कैसी है? गलत। और ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, कभी गलत, इसका कोई अपवाद है ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये है कि हम पूरी डेफिनेशन पढ़ें तो इसको समझा जा सकता है। पूरी डेफिनेशन पढ़ो। देखो, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ये तो इतनी बात। आगे पढ़ो, यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। इस लाइन को भी अगर तुम समझते हो तो तुमको समझ आ गया होगा ऐसा क्यों हुआ। एवं किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। निकाय मतलब एक सिस्टम। सिस्टम क्या था हमारे पास? अगर मैं इन दोनों को एक पूरा एक सिस्टम मान लूँ, एक निकाय मान लूँ, तो घर्षण से पहले इस पर टोटल चार्ज निकालते हैं। इसको मान लेता हूँ Q1, इसको मान लेता हूँ Q2। तो टोटल चार्ज अगर मैं घर्षण से पहले निकालूंगा तो Q बराबर आएगा Q1 प्लस Q2, और Q बराबर Q1 का मान 0 प्लस Q2 का मान भी 0, टोटल क्या आ गया? 0। घर्षण करने से पहले इन पर जो नेट चार्ज, टोटल चार्ज था वो क्या था? 0। अब रबिंग के बाद में टोटल चार्ज देखो, अभी भी ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम पहले था, निकाय पहले था, अभी भी एक पूरा निकाय है। तो इस पर नेट चार्ज निकालते हैं आफ्टर रबिंग। Q डैश बराबर यहाँ पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इसको मैंने मान लिया Q1 डैश, इसको मान लिया Q2 डैश। तो Q डैश बराबर Q1 डैश तो कितना है? प्लस Q, Q2 डैश माइनस Q, और Q डैश फाइनली कितना आ गया? 0। माइनस Q प्लस Q ऐड होके 0 हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, घर्षण करने से पहले, अब पूरी परिभाषा के हिसाब से सही आ रहा है, हम निकाय की बात कर रहे हैं, ना कि उस निकाय के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से की। भाई इस निकाय में दो पार्ट हैं, एक तो ये रॉड थी, एक है ये ऊन। दोनों को अलग अलग देखेंगे ना तो हमको आवेश उत्पन्न होता हुआ लगेगा, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ देखें पूरे निकाय में, तो निकाय में ऐसा नहीं होगा। निकाय में देखो, घर्षण से पहले भी नेट चार्ज क्या था? 0, और घर्षण के बाद भी नेट चार्ज क्या है? 0। पूरे निकाय का आवेश चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर मैं एक काम और करूं, इन दोनों को रबिंग करवाने के बाद आप चार्ज आ गया, अलग अलग रखा है, अब इनको वापस में मिला देता हूं, एक दूसरे से टच करा देता हूं। यदि मैं इनको वापस टच कराऊंगा तो दोनों पे चार्ज सेम है, और दोनों पे चार्ज सेम है तो आवेश की योज्यता के हिसाब से टोटल चार्ज इस पे Q बराबर 0 और इस पे भी क्या आ जाएगा? Q बराबर 0। और नेट चार्ज निकालेंगे Q डबल डैश बराबर Q1 डबल डैश प्लस Q2 डबल डैश। इसको मैंने मान लिया है Q1 डबल डैश, इसको मान लिया है Q2 डबल डैश। तो Q डबल डैश बराबर 0 प्लस 0 और Q डबल डैश बराबर टोटल 0। तो चाहे पहली कंडीशन हो, चाहे दूसरी कंडीशन हो, चाहे तीसरी कंडीशन हो, तीनों की तीनों कंडीशनों में नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना आया? 0। वापस कह रहा हूँ इस चीज़ को, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं देखें, हमको पूरा निकाय, पूरा सिस्टम एक साथ देखना है। पूरे सिस्टम का नेट निकालोगे ना तो कभी भी चेंज नहीं होगा, और यही आवेश संरक्षण का क्या है? सिद्धांत। यही क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। नेट चार्ज हमेशा समान आएगा। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिख लें, उसके बाद में इस डायग्राम को बना के और इस तरीके से समझा दें। यहाँ लास्ट में लिख देना, यहाँ Q बराबर Q डैश बराबर Q डबल डैश, अर्थात इतना लिखने के बाद नीचे लिख देना, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। देखो, आवेश संरक्षण के पीछे की कहानी बताता हूँ कि आवेश संरक्षित होते हुए भी दोनों पे आवेश आ जाता है, ऐसा क्यों? तो इसको समझो।
सबसे पहले स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन हमने लिखी है ना, डेफिनेशन के नीचे लिख देना। डेफिनेशन ये थी, किसी वस्तु का नेट आवेश किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत होता है, ना तो उसे उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। लास्ट में लिख देना समेशन क्यू, किसी निकाय के लिए समेशन क्यू बराबर कांस्टेंट, जीरो नहीं कांस्टेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है जीरो हो, तो वहीं पे ये चीज़ लिख देना डेफिनेशन के नीचे, समेशन क्यू बराबर कांस्टेंट। किसके लिए? किसी विलगित निकाय के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय के लिए। सबसे पहली बात, निकाय कब विलगित नहीं होगा? जैसे कि देखो, ये मैं सिस्टम मान लेता हूँ, इस सिस्टम में एक कांच की रॉड है और एक ये है, इसके अलावा भी कोई तीसरी चीज़ इसके बाहर है, तो अगर इनका संपर्क इसमें से किसी के साथ होता है जो कि सिस्टम के बाहर है, तो फिर आवेश संरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि ये आवेश संरक्षण को खराब कर देगा। चलो, ये अब आवेश क्यों संरक्षित था? देखो, ये मान के चलो कांच है और यहाँ पे है एक ऊन, हमने इन दोनों को रगड़ा तो हमने देखा कि एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो दूसरे पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, ये कंफर्म। अब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब कभी भी सेम चार्ज इन पे नहीं आ सकता। सेम चार्ज तो तब आएगा ना जब उत्पन्न होगा, तो यहाँ तो कहीं से उत्पन्न नहीं हो रहा ना, वो एक दूसरे पे ट्रांसफर हो गया है, उत्पन्न नहीं हो रहा है, एक दूसरे पे ट्रांसफर हो गया। क्या ट्रांसफर हुआ? इलेक्ट्रॉन। कैसे भाई? इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो चुके हैं, तभी तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आया, और इस पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो आवेश तो समझ में आया संरक्षित क्यों रहता है? क्योंकि आवेश, जितना आवेश इधर से इधर जाएगा तो इधर प्लस क्यू आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस क्यू, समान आवेश आएगा दोनों पे, क्योंकि इधर जो आवेश आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण पॉजिटिव चार्ज, उधर आएगा इलेक्ट्रॉन के आने के कारण। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने इसके पास पहुंचेंगे, तो दोनों पे आवेश कैसा होगा? समान। इसीलिए आवेश केवल ट्रांसफर होता है, आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। देखो, इसके उदाहरण समझो। सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इसका। ऊन और कांच वाला उदाहरण मैंने तुमको बता ही दिया है, ऊन और कांच का उदाहरण। ऐसे ही एवोनाइट और एम्बर और वो फर वाला एग्जाम्पल तुम खुद कर सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, पहला है युग्म विलोपन। युग्म विलोपन, युग्म विलोपन क्या होता है? देखो, इन सब को संरक्षण को समझाते हुए हम सारे एग्जाम्पल में तुमको बताऊंगा। जैसे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लें और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक लें पॉजिट्रॉन, और इन दोनों को आपस में मिलाएं, यानी कि इनका विलोपन करें। जैसे इनको आपस में मिलाएंगे, ये एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और हमको यहाँ पे प्राप्त होगा गामा फोटोन। कौन सा फोटोन? गामा फोटोन। अब देखो, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और गामा फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर होता तो मैं यहाँ लगा देता, प्लस या माइनस जो भी होता मैं लगा देता। तो यहाँ पे आवेश संरक्षण की पालना कैसे हुई, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, बस इतना ही है। आवेश संरक्षण की पालना कैसे हो रही है इसमें? देखो, यहाँ पे कितना चार्ज है? माइनस ई। यहाँ पे कितना चार्ज है? प्लस ई। तो इनको विलोपन से पहले टोटल चार्ज क्या है? प्लस माइनस ई बराबर जीरो। और इसके पास टोटल चार्ज कितना होता है? जीरो ही तो होता है। तो इनके विलोपन से पहले और विलोपन के बाद चार्ज, टोटल सिस्टम का जो चार्ज है वो कैसा है? कांस्टेंट। तो ये युग्म विलोपन है। अब हम करते हैं युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन इसका उल्टा है। एग्जाम्पल नंबर 2, युग्म उत्पादन। देखो, युग्म उत्पादन इसका उल्टा है। अगर हम गामा फोटोन से का जो युग्म है उसको प्राप्त करें तो वो प्राप्त होगा ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव। यही चीज़ है, गामा फोटोन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को मिला के गामा फोटोन प्राप्त किया जा सकता है। इसको बोलते हैं युग्म विलोपन, क्योंकि इनके युग्म पेयर, इनका जो पेयर है वो विलोपित हो चुका है, नष्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉयड हो चुका है और गामा फोटोन बदल चुका है। लेकिन इसका यहाँ पे गामा फोटोन से युग्म प्राप्त हुआ है, तो ये उत्पादन और ये विलोपन। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3,
अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़्यादातर एग्जाम्पल आएंगे, जैसे देखो एक एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन क्षय और दूसरा है प्रोटॉन क्षय। देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे डिस्ट्रॉयड होते हैं, जब न्यूक्लियर, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा ये न्यूक्लियर चैप्टर में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। कैसे बदलता है और ये क्यों बदलता है, क्या है, वो तो उस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी कि ये कैसे बदलता है। तो देखो न्यूट्रॉन क्षय, इसमें एक न्यूट्रॉन लिया हमने, ये न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन बदलेगा किस में, प्रोटॉन में, और इधर क्या है दूसरा वाले के लिए मैं प्रोटॉन लेता हूँ, प्रोटॉन किस में बदलेगा, न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन में बदलेगा और ये बदलेगा न्यूट्रॉन में। देखो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0, तो इधर भी टोटल चार्ज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो टोटल चार्ज 0 कब आएगा भाई, इधर ऑलरेडी क्या आ चुका है, एक प्रोटॉन आ चुका है, इनका द्रव्यमान लगभग सेम होता है, तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, खास परिवर्तन हो रहा है चार्ज में। यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदला तो इधर कोई चार्ज नहीं था लेकिन इधर चार्ज आ गया। इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक रिलीज करना पड़ेगा, और साथ में एक कण निकलता है, कण क्या, फोटोन है ये, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं इसको, एंटी न्यूट्रिनो। अब देखो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। अगर मैं, ये फोटोन है, फोटोन पे कोई आवेश होता नहीं, जैसे गामा फोटोन पे भी कोई आवेश नहीं था, तो इसका तो काम छोड़ो, इन दोनों को देखो, इस पे तो क्या है प्लस ई चार्ज, इस पे क्या है माइनस ई, और टोटल क्या आ गया 0। तो न्यूट्रॉन के डिस्ट्रॉयड होने से पहले टोटल चार्ज क्या था, 0, और डिस्ट्रॉयड होने के बाद भी टोटल चार्ज क्या है, 0। तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये किसका उदाहरण हुआ, ये उदाहरण हुआ आवेश संरक्षण। अब यहाँ पे दिमाग लगाना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदल रहा है, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का ई, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये भी तो आना चाहिए बैलेंस करने के लिए। इधर टोटल प्लस ई है तो इधर भी तो प्लस ई होना चाहिए, ई पॉजिटिव, इनका द्रव्यमान लगभग सेम होता है, तो ये वाला प्रोटॉन तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोटॉन तो खुद ही है, ये क्या है पॉजिट्रॉन, जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है लेकिन आवेश किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के समान। साथ में कण निकलता है, एक फोटोन निकलता है जिसका नाम है न्यूट्रिनो। अगर ऊपर बार लगा हुआ है तो एंटी न्यूट्रिनो, और इसका नाम क्या है, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है। टोटल देख सकते हो, डिस्ट्रॉयड होने से पहले टोटल चार्ज प्लस ई, डिस्ट्रॉयड होने के बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर कितना होता है प्लस ई, तो बाद में और पहले बराबर चार्ज है, इसलिए किसका उदाहरण है ये बोलो, ये उदाहरण है आवेश संरक्षण। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। तो देखो पहला, एक न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जाम्पल ये है कि 92 यूरेनियम 238, यूरेनियम जो 238 होता है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कई चीज़ों में टूट सकता है, जिसमें से एक रिएक्शन ये भी है, 90 थोरियम 234 प्लस 2He4, इसमें टूट जाता है। अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे आवेश संरक्षण की पालना हो रही है या नहीं हो रही। एग्जाम्पल तो बता दिया कि उसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे आवेश संरक्षण की पालना हो रही है या नहीं हो रही। ये तुमसे पूछ ले कि ये आवेश संरक्षण की पालना करता है नहीं करता। देखो आवेश संरक्षण एक यूनिवर्सल लॉ है जो कि कभी गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, तो यहाँ भी सही सिद्ध होगा। सही सिद्ध होगा तो सिद्ध करके बताओ। देखो पहले तो मैं बता दूं ये सभी के सभी नाभिक हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर ये नाभिक है, यूरेनियम का नाभिक है जिसके 92, मतलब इसमें टोटल कितने प्रोटॉन है 92, इसमें थोरियम में कितने प्रोटॉन होते हैं 90, और जो अल्फा कण है, अल्फा कण यानी कि हीलियम का नाभिक, उसमें टोटल कितने प्रोटॉन होते हैं 2। इसमें देखो इसका टोटल चार्ज कितना, डिस्ट्रॉयड होने से पहले टोटल चार्ज कितना, प्लस 92E, बोलो इतना है या नहीं। अब इसका चार्ज कितना, इस पर 90, तो 90E पॉजिटिव नाभिक है, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पर कितना, प्लस 2E। ये देखो
92 और बाद में 92 + 2 92। तो ये नाभिकीय अभिक्रिया होने से पहले टोटल आवेश कितना था 92E, और अभिक्रिया होने के बाद भी टोटल आवेश कितना है 90 + 2 यानी कि 92E। आवेश पे कोई फर्क पड़ा क्या? आवेश पे फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये भी किसकी पालना करता है, नाभिकीय, जो नाभिकीय अभिक्रिया है ये भी किसकी पालना करती है, आवेश संरक्षण की। आवेश का चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट गुणधर्म है ये, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन। अब आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है इसको हम समझेंगे। इसको समझने से पहले ये समझो कि क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है। क्वांटीकरण एक शब्द से बना है जिसका मतलब क्वांटा शब्द से बना है, क्वांटा। और इस क्वांटा का मतलब होता है पूरा। क्वांटा का मतलब होता है पूरा, जिसको या पूर्ण भी हम कह सकते हैं। पूर्ण, पूर्ण का मतलब आधा अधूरा नहीं, पूर्ण का मतलब आधा अधूरा नहीं। जैसे 1.5 2.5 नहीं, 1 2 3 4, ये इसका मतलब होता है पूर्ण क्वांटा। पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिसमें आधा अधूरा नहीं होता, वो उसका मतलब क्या होता है क्वांटा। अब सुनो, मान के चलो हमारे पास दो बॉडी हैं, 1 और 2। ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। अगर हम इन दोनों की रबिंग करा रहे हैं, क्वांटाइजेशन को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वांटाइजेशन के ही बनते हैं, अब तक के जितने भी हैं उनके न्यूमेरिकल तो कुछ होते ही नहीं है, और पिछले वाले के उदाहरण थे जिनको तुम इजीली याद भी रख सकते हो, और सॉल्व करने में भी, क्योंकि उसमें हाँ ना होता ही नहीं है, सिर्फ हाँ होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हाँ ना सब कुछ होगा, न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। सुनो, आवेश का क्वांटाइजेशन, क्वांटा का मतलब होता है पूर्ण। किस चीज़ का पूर्ण? आवेश का पूर्ण। पूर्ण मतलब क्या है ये अभी तुमको समझ नहीं आएगा, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा इसको रन करूंगा इस टॉपिक को, तो ये समझ आने लगेगा। देखो कैसे, ये कोई दो बॉडी हैं ए और बी, और इन दोनों की मैं रबिंग करवा रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ इनको, इनके बीच में घर्षण करवाते हैं, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। और ऐसा मान लेता हूँ मैं, ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र। ए से बी की ओर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ए पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और बी पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब सबसे पहले देखो, क्या मुझे बताओ, अब तक की फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं भी हमने ये पढ़ा है क्या कि इलेक्ट्रॉन के भी टुकड़े किए जा सकते हैं? ऐसा ना तो हमने पढ़ा है और ना ही होता है, और अगर होता भी होगा तो ना तो हमारे साइंटिस्टों को पता है, ना हमको पता है, किसी को आज तक इसके बारे में नहीं पता है। इसीलिए ये रूल आज तक तो यूनिवर्सल है, आगे इसका पता चलेगा साइंस जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी कि इलेक्ट्रॉन के भी पार्ट हो सकते हैं क्या। तो क्वांटा का मतलब पूर्ण होता है। पूर्ण क्या, क्या पूर्ण? पूर्ण का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं हो सकते। पूर्ण का मतलब है इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं हो सकते, ये है क्वांटा का मतलब। तो समझ में आई बात, टुकड़े नहीं हो सकते। तो मैं तुमसे ये कहूँ कि ए से बी की ओर आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है क्या, बताओ? तो इसका जवाब होगा नो, आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैं तुमसे कहूँ कि ए से बी की ओर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, 5 हो सकते हैं, क्योंकि 5 पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे जो पूर्ण संख्या है वो 1 2 3 4 डैश 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 कितनी भी हो सकती है, बट 1.5 2.5 पौने 3 सवा 4 इस तरीके की संख्याएं यहाँ पे नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन कभी आधा अधूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इधर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी। कितने इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की। और इधर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, वृद्धि। कितने इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की। इधर कमी, इधर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो इस पे जो आवेश आएगा ना वो कितना आएगा, प्लस का E। या मैं इसको लिख सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो प्लस का 1E। E मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इस पे आवेश कितना, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे नेगेटिव, इस पे आवेश आएगा माइनस का 1E। अब यदि ये कब है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर
जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के नंबर हैं एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने पे इस पे इतना चार्ज आएगा और इस पे इतना। अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो इस इधर दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो चार्ज कितना आएगा, प्लस का 2e और इधर कितना, माइनस का 2e, क्योंकि इधर दो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। 3 हुए तो प्लस का 3e और माइनस का 3e। 4 हुए तो प्लस का 4e और इधर माइनस का 4e। अब ऐसे तो पढ़ते ही रहो शाम तक, प्लस माइनस 4 5 6। मैं सीधा सीधा लेता हूँ। अगर n का मतलब कोई भी फिक्स नंबर नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, बट ये ध्यान रखना n का मतलब पूर्ण संख्या में से ही कोई आएगा, 1.5 2.5 इस तरीके की संख्या नहीं होगी, 3/2 वगैरह। तो अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, भाई एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पे चार्ज आया 1e, 2 पे 2e, 3 पे 3e, 4 पे 4e। n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इधर आवेश आएगा प्लस का ne और इधर आवेश आएगा माइनस का ne। यहाँ से ही फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस पे जो टोटल चार्ज, फाइनली जो टोटल चार्ज आया वो कितना, Q बराबर प्लस का ne, और इस पे हम निकालेंगे तो Q बराबर माइनस का ne। कुल मिला के मैं लिख सकता हूँ कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यही आवेश का क्वांटीकरण है। तो इसकी आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा क्या हुई, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यही आवेश का क्वांटीकरण है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, यही आवेश का क्वांटीकरण है। आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर प्लस माइनस ne। आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर प्लस माइनस ne। यदि टोटल चार्ज नेगेटिव आता है और यदि टोटल चार्ज पॉजिटिव आता है, यदि टोटल चार्ज नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुई है। और यदि टोटल चार्ज नेगेटिव आता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन में कमी हुई है। इलेक्ट्रॉन में कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज आता है और वृद्धि के कारण कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, वृद्धि हुई, वो नंबर है n। कितने इलेक्ट्रॉन की, n इलेक्ट्रॉन की। तो ये था आवेश का क्वांटीकरण। डेफिनेशन छोटी है बट इस तरीके से अगर तुम इसको समझोगे तो बहुत अच्छी समझ में आएगा ये चीज़ें। ठीक है, यहाँ लास्ट में एक चीज़ और लिख देना, यहाँ n है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या का मतलब होता है n बराबर 0 भी लिख सकते हैं वैसे, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इस तरीके से n की वैल्यू होगी। और ये सभी नंबर, हाँ ये तो n ही रहने दो, n बराबर प्लस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, सम विषम उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट n नॉट इक्वल टू 1/2, 3/2, 5/2, 7/3 डैश डैश डैश। इस तरीके का n की वैल्यू इस तरीके की नहीं हो सकती, केवल इस तरीके की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले इसकी क्वांटीकरण की परिभाषा लिख लें। परिभाषा ये है, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यही आवेश का क्वांटीकरण है, जिसका फॉर्मूला है Q बराबर प्लस माइनस ne। यदि टोटल चार्ज पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या में कमी हुई है, और नेगेटिव आता है तो इलेक्ट्रॉन में क्या हुई है, वृद्धि, मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर आए हैं। n यहाँ पे पूर्ण संख्या है जिसका मान 0 1 2 3 4 5 आदि होता है। देखो जो आवेश का क्वांटीकरण है ना, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये दिया था रॉबर्ट एमिलिकन ने। रॉबर्ट एमिलिकन ने दिया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि आजकल हमारे सिलेबस में है नहीं, बहुत पहले वाले सिलेबस में वो हुआ करता था।
आवेश का क्वांटीकरण रॉबर्ट एमिलिकन ने एक प्रयोग किया था जिसका नाम है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। उस प्रयोग से ही इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है ये उसने खोजा था। तो रॉबर्ट एमिलिकन ने प्रयोग किया था उसी में से, और ये जो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है ये इसकी भी परिकल्पना किसने दी? रॉबर्ट एमिलिकन। जबकि जो पिछला सिद्धांत था जिसका नाम था आवेश संरक्षण का सिद्धांत वो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। देखो, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का कोई भी अपवाद नहीं है, लेकिन आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत का भी वैसे तो कोई अपवाद नहीं है, लेकिन है भी, दोनों ही बात है। कैसे? देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैलमान। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैलमान। इसने कुछ ऐसे कणों की खोज की, इसने कुछ ऐसे कणों की खोज कहना गलत होगा, ऐसे कणों की परिकल्पना की जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं, क्वार्क। और इनकी संख्या थी टोटल 6, जिनके नाम इसने दिए, टोटल 6 क्वार्क थे जिनके नाम इसने दिए UD, C, T, S, B। टोटल करके ये 6 क्वार्क की खोज तो क्या, इसने 6 क्वार्क की परिकल्पना दी, जिसमें से 2 क्वार्क के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया। एक तो था U क्वार्क और एक था D क्वार्क। सबसे पहले इनका मतलब समझो। U मतलब अपर क्वार्क और D मतलब डाउन क्वार्क। U मतलब अपर क्वार्क और D मतलब डाउन क्वार्क। और इसने बताया कि जो U क्वार्क जो कण होते हैं ना, उन पर आवेश होता है 2e/3 और D क्वार्क पे आवेश होता है e/3। ऐसा इसने बताया, किसने? गैलमान ने। तो नोट करके इस बात को लिखना है, अभी समझ लो। गैलमान ने कुछ 6 ऐसे कणों की खोज की जिन्हें क्वार्क कहते हैं और जिनके नाम थे U क्वार्क, D क्वार्क, C क्वार्क, T क्वार्क, S क्वार्क और B क्वार्क। ठीक है, जिनमें से 2 के बारे में इसने डिटेल में बताया, अपर क्वार्क और डाउन क्वार्क। अपर क्वार्क पर इसने कहा कि इतना आवेश होना चाहिए इस पे, और डाउन क्वार्क पे इतना आवेश होना चाहिए। तो वैसे तो आज तक गैलमान का सिद्धांत प्रूव नहीं हुआ है थियोरेटिकली, और ना ही प्रैक्टिकली इसको कभी समझाया जा सका है, लेकिन एक परिकल्पना थी। इसके बारे में ना तो हमको पढ़ना है और ना ही हमारे सिलेबस में है, बट जनरल नॉलेज के मैंने तुमको बता दिया है कि आवेश के क्वांटीकरण का सामान्यतः तो कोई अपवाद नहीं है, परंतु गैलमान ने इसके ऐसे कणों की खोज की थी जिनसे थोड़ी देर के लिए ऐसा लग सकता है कि इसका अपवाद है। ठीक है, बाकी एक्चुअल में तो इसका कोई अपवाद नहीं है। अच्छा, ये जो कण हैं कैसे क्वांटीकरण की व्याख्या नहीं करते हैं? देखो, क्वांटीकरण के हिसाब से Q बराबर होना चाहिए n। यहाँ पे n क्या है? पूर्ण संख्या। तो अगर मैं इस आवेश को देखूं, यह आवेश कितना है? Q बराबर 2/3e लिख देता हूं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई? 2/3। तो तुम सोच के बताओ n की वैल्यू 2/3 हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। आवेश के क्वांटीकरण के हिसाब से तो कभी भी इसकी वैल्यू 2/3 हो ही नहीं सकती, 1 हो सकती है। अच्छा, इसमें n की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो वैल्यू तो ये भी संभव नहीं है। तो ये इसका अपवाद है भी और नहीं भी, दोनों ही बात है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखो, आवेश के गुणधर्म मैंने कंप्लीट करा दिए, 4 गुणधर्म। एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि न्यूमेरिकल में तुम्हारी थोड़ी हेल्प करेगा। टॉपिक तो क्या है, वो वैसे बेसिक ही है, बट मैं उसको बता देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन। देखो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होता है ये इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसे मान के चलो कोई 2 बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो रहे हैं, ए और बी, ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और मान के चलो n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। तो जिधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उधर तो मास में कमी होगी, और जिधर पहुंच रहे हैं उधर क्या होगी? वृद्धि। तो इधर देखो, माना कि इसका जो मास है ना वो है स्मॉल m,
और इसका मास में मान इसका चलो m1 और इसका मास ले लेता हूँ मैं m2। इसका मास m1 और इसका मास कितना है m2, और इसके मास में जो परिवर्तन हुआ ना वो है डेल्टा m। इधर से इधर कितना मास ट्रांसफर हो गया, डेल्टा m। तो ट्रांसफर होने के बाद A और B दोनों पे मास कितना होगा, इस पे तो हो जाएगा m माइनस डेल्टा m, m1 माइनस डेल्टा m, और इस पे हो जाएगा m2 प्लस डेल्टा m। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। देखो इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, इधर से n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए जिनका मास डेल्टा m था, तो डेल्टा m मास इधर ट्रांसफर हो गया, तो इधर डेल्टा m की कमी हो जाएगी और इधर डेल्टा m की क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब मुझे डेल्टा m की वैल्यू निकालनी है, ये कितना है, ठीक है। तो देखो माना कुल n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। देखो डेल्टा m निकाल रहे हैं, डेल्टा m क्या है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का मास। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो कितना मास इधर से इधर गया, 9.1, 2 हुए तो इंटू 2, 3 हुए तो इंटू 3, 4 हुए तो इंटू 4, और n हुए तो इंटू n। तो यहाँ पे डेल्टा m बराबर आएगा n, यहाँ पे प्लस माइनस में लगा देता हूँ क्योंकि वही सेम, एक में तो वृद्धि हो रही है और एक के मास में कमी हो रही है। डेल्टा m बराबर प्लस माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका जवाब है, इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं छोटा सा इसका न्यूमेरिकल, जिससे कि तुमको यहीं कहीं समझ में आ जाएगा। जैसे किसी A पदार्थ से B पदार्थ की ओर 20 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। तो A के द्रव्यमान में या B के द्रव्यमान में परिवर्तन ज्ञात करो। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो डेल्टा m बराबर कितना आ जाएगा। अगर तुमसे पूछ ले कि A के द्रव्यमान में परिवर्तन, चलो पहले मैं डेल्टा m निकालता हूँ फिर बताऊंगा A और B। डेल्टा m बराबर n 20 इंटू 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। डेल्टा m बराबर इसका गुणा कर लो इंटू 10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम, ये आ जाएगा। इसका 2 से इंटू किया, 18.2 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम। ये है मास में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण। अगर तुमसे ये पूछ ले कि A के द्रव्यमान में, ये तो है दोनों के लिए, A के द्रव्यमान में परिवर्तन, तो A के द्रव्यमान में कमी हुई है, वृद्धि, तो A के द्रव्यमान में कमी हुई है, तो A के द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा डेल्टा m बराबर माइनस 18.2 इंटू 10 की घात माइनस 30 किलोग्राम। और तुमसे ये डेल्टा m फॉर A, अगर तुमसे पूछे कि B के द्रव्यमान में परिवर्तन, तो डेल्टा m फॉर B बराबर प्लस 18.2 इंटू 10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम। बोलो आ रही है बात समझ में। तो इतना द्रव्यमान का ट्रांसफ़र होगा। अब खूब सारे न्यूमेरिकल हमको पढ़ने इन टॉपिकों से रिलेटेड, वो मैं एक साथ कराऊंगा। देखो आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर वीडियो को करेंगे एंड। सबसे पहले तो देखो आवेश के क्वांटीकरण पे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, जैसा कि मैंने तुमको बता दिया है। और क्वेश्चन पहला ये है कि एक कूलाम धनावेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे किसी वस्तु से। पूरा लिखा नहीं है क्वेश्चन, तुम लिख लेना, किसी वस्तु पर एक कूलाम धनावेश लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो किसी वस्तु पर आवेश कितना लाना है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु पर आवेश कितना लाना है, Q बराबर 1 कूलाम। कितना आवेश लाना है, 1 कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो चूंकि फॉर्मूला क्या था, Q बराबर NE, Q बराबर NE। यहाँ से Q कितना है, 1 कूलाम बराबर N इंटू E।
यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, यहाँ से चलो सीधा फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला बन जाएगा n बराबर q अपॉन में e। ठीक है, अब q और e की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। n बराबर q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम बटे इलेक्ट्रॉन e की e का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डैश 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 इतना आया। निकाल लेना जो भी आंसर आए, इसका कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, तो Q बराबर, भाई सवाल है 1 कूलाम धनावेश लाने के लिए किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। ऋणावेश लाना होता तो उसको देने होते, लेकिन धनावेश लाना है तो निकाले हैं। Q बराबर 1 कूलाम दिया है, N निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। Q बराबर NE, N बराबर Q अपॉन E, N बराबर इसका मान लिख दिया, मान लिख के सॉल्व करके 6.25 इंटू 10 की पावर क्या आएगा मुझे बताना। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड को कितना धनावेशित करें कि उसके द्रव्यमान में इतने नैनोग्राम की कमी हो जाए। ये सवाल अच्छा है। देखो, सबसे पहले तो द्रव्यमान में परिवर्तन दिया है, कमी वृद्धि से मतलब नहीं है, परिवर्तन। सवाल में जो दिया है वो लिखो। सवाल में गिवन दैट क्या है, क्या दे रखा है, डेल्टा m बराबर 9.1 नैनोग्राम। नैनोग्राम की जगह मैं लिख सकता हूँ 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 ग्राम। नैनोग्राम का मतलब ये है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, आवेश निकालना है, किसी वस्तु को कितना आवेश दिया जाए, कितना आवेशित करें कि उसके द्रव्यमान में इतनी वृद्धि हो जाए। तो सबसे पहले एक बात बताओ, द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास जा रहे हैं। अगर वृद्धि हो रही, कमी हो रही होती द्रव्यमान में तो इलेक्ट्रॉन उससे ट्रांसफर हो रहे थे, लेकिन इस पर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतने द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। चूंकि हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मास के पदों में फॉर्मूला क्या था, मास के पदों में ये था डेल्टा m बराबर n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर डेल्टा m बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n बराबर डेल्टा m कितना दिया है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 से 9.1 कट जाएगा और ये कितना आएगा 10 की पावर माइनस 9, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 21 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। 21 आएगा या 2 आएगा, 22 इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इतना मास परिवर्तन के लिए। और वो कह रहा है कि किसी पिंड को कितना आवेशित किया जाए, Q बराबर, आवेश निकलवा रहा है तो Q बराबर क्या होता है प्लस माइनस n। अब देखो इलेक्ट्रॉन उस पर आ रहे हैं या उससे जा रहे हैं, अगली लाइन में जवाब है इसका, इतने ग्राम वृद्धि हो जाए। वृद्धि तभी होगी जब उस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, और आएंगे तो धनावेश है ऋणावेश, ऋणावेश। तो Q बराबर माइनस एन ई, Q बराबर माइनस n कितना है 10 की पावर 22 और इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 19। Q बराबर कर लो गुणा इसका माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर 3। तो Q बराबर माइनस, इसको लिख सकते हैं इतना 1600 कूलाम। ये इसका जवाब है। तो बोलो, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उधर में जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। किसी पिंड से प्रति सेकंड 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो कितने समय में उस पर 1 कूलाम आवेश आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो टाइम निकालना है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रति सेकंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इतने, देखो सबसे पहले 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता कर लो। यहाँ से 1 कूलाम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तुमको पता होना चाहिए। तो देखो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर है। 1 कूलाम के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन, 1 कूलाम के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6.25
आवश्यक इलेक्ट्रॉन n बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है एक कूलाम के लिए। कैसे निकाला? ऐसे निकाला, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हमको करने हैं। अब देखो, चूंकि एक सेकंड में कितने आ रहे हैं? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल टाइम निकालना है, तो कुल समय बराबर t बराबर एक सेकंड में इतने और टोटल चाहिए इतने, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या में एक सेकंड में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का भाग लगा दो, कुल समय आ जाएगा कितना? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन में 10 की पावर 9, और आंसर आएगा सेकंड में। t बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए t बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 9, अभी सेकंड में, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दो 60 से, और घंटे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दो फिर 60 से। इतने अब ये जो आंसर आया घंटे में आ गया। लेकिन अगर तुमको डे में निकालना है तो डे में निकालने के लिए नीचे 24 से भाग लगा दो, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब तुमको ईयर में अगर निकालना हो तो एक दिन में 365 साल होते हैं, 365, इससे भाग लगाओगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा ना, ये आएगा ईयर में। ईयर कितने ईयर आएंगे? देखो इसका आंसर आएगा लगभग 198.18, t बराबर 198.18, लगभग 200 साल। तो लगभग 200 साल में कितना इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश आएगा यदि एक सेकंड में उस पे से इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बोलो आई बात समझ में? 3 बेसिक न्यूमेरिकल कुछ और करवाता हूं, स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से। आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित कुछ 1-2 न्यूमेरिकल और समझ लो। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्या किसी वस्तु पर 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश संभव है? पहला सवाल, क्या किसी वस्तु पर 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश संभव है? अब दूसरा सवाल ले लेता हूं, क्या किसी वस्तु पर 4 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश संभव है? दूसरा सवाल। अब संभव है या नहीं का क्या मतलब है कि इतना आवेश किसी वस्तु पर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बताना है। तो हमारे पास होने ना होने का तो पता नहीं, पर हमारे पास एक फॉर्मूला जरूर है जो है Q बराबर NE, उससे ही कुछ करके देख लेते हैं, कुछ आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो सवाल में दिया क्या है वो लिखो। क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है? तो सवाल में आवेश दे दिया Q बराबर 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और हमसे पूछा है हो सकता है क्या। चूंकि Q बराबर होता है NE और यहाँ से N बराबर होता है Q अपॉन E, इसके अलावा हम कुछ लगा भी नहीं सकते, तो लगाओ N बराबर Q अपॉन E। Q कितना है? 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इनको डिवाइड करो तो ये तो कट गए और यहाँ पे क्या आया? N बराबर 2। मुझे एक बात बताओ कि इतना आवेश होने के लिए उस पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जरूरी है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सोच के देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, और हो सकता है तो इतना आवेश भी हो सकता है। अब अगले सवाल पे आते हैं, वही N बराबर Q अपॉन E। Q कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में E कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो ये तो कट गए, अब बचा हमारे पास 4 अपॉन 1.6, 0 हटा लो, 40/16।
ये आएगा 16 दूनी 32, 2.5। अब इसका जवाब मुझे दो कि इतना आवेश आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना चाहिए? 2.5 इलेक्ट्रॉन का। तो बताओ 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता तो किसी वस्तु पर यह आवेश संभव नहीं है। तो किसी वस्तु पर कितना आवेश हो सकता है, नहीं हो सकता, इस चीज़ का पता कैसे लगाएंगे? हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन ये निकाल लेंगे। अगर ये पूर्णांक संख्या आती है तो संभव है, और पूर्णांक संख्या जैसे ये है अगर आती है तो संभव नहीं है। अब एक क्वेश्चन और, क्या किसी वस्तु पर 1.5 कूलाम आवेश संभव है? क्या किसी वस्तु पर 1.5 कूलाम आवेश संभव है? तो अब तुम क्या है, देखते ही अगर जवाब दोगे ना, देखो 1.5 है, पूर्णांक है क्या? पूर्णांक नहीं है, तो संभव है क्या? हाँ, लेकिन संभव है। कैसे संभव है वो सुनो। मैंने ये पूर्णांक तुमको अपूर्णांक संख्या आवेश दी है, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो तुम अपना फॉर्मूला लगाओ, n बराबर Q अपॉन में E, Q अपॉन E, Q का मान 1.5 कूलाम और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। चलो सरल हो जाएगा, इसको 1.6 कूलाम कर लो। ये यहाँ पे 1.6, ये कट गया, क्या आया? 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कितनी जीरो? 19 जीरो। तो पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या है, तो ये संभव है। तो डायरेक्ट ऐसे मत देख लेना सवाल में कि 1.6 कूलाम आ गया, ये तो अपूर्णांक है। अपूर्णांक क्या है पहले ये देखना। अपूर्णांक होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी संभव नहीं होगा। ये तो अपूर्णांक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तो अपूर्णांक ही तो था, 3.2 अगर ऐसे देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन जो कि तुमको खुद करना है, क्या किसी वस्तु पर 2 कूलाम आवेश संभव है? एक सवाल तो ये बनाना है तुमको घर पे। अगला, क्या किसी वस्तु पर 7.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश संभव है? ये सवाल नंबर 1 होमवर्क। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, क्या किसी वस्तु पर यही सवाल मैं वापस दे रहा हूं, देखो 4 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है? तो यहाँ पे -19 था, यहाँ पे -18 है, तो इसका ढूंढना जवाब कि इसमें हो सकता है नहीं हो सकता। देखो इसमें तो नहीं था, लेकिन इसमें शायद होगा। तुम देखना इतना आवेश किसी वस्तु पर संभव है या नहीं। चौथा सवाल सॉल्व करके देखना इसी तरीके से। क्या किसी वस्तु पर Q बराबर 0.1 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश संभव है या नहीं? ये 4 सवाल तुम घर पे करके देखना। और जैसे कोई सा सवाल अगर तुम करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि पूर्णांक आते हैं 1 2 3 4 10 20 50 1000 2000, जैसे एक सवाल मैं बताता हूँ तुमको, मान के चलो एक क्वेश्चन ऐसे ले लो, जैसे 5वां क्वेश्चन जिसको मैं यहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्या किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश संभव है? तो हमने देखा कि इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर 6.25 × 10⁻18 इतना निकल के आया। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख के तुमको लग रहा है कितना आवेश संभव है? यहाँ पे क्या आ रहा है 6.25, तो बताओ संभव है या नहीं? ये संभव होगा। कैसे संभव होगा? इस पॉइंट को मत देखो, इस पॉइंट से पहले तुम ये भी तो देखो, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 625 × 10⁻16 10⁻16 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो जब तक यहाँ 10 की घात हो ना कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, अगर 10 की घात में कुछ पॉजिटिव है
और यहाँ पॉइंट में संख्या आ रही है, तो पॉइंट हटा लेना पहले पूरे। जैसे मान के चलो एक सवाल आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आए 6.25 इंटू 10 की पावर -1 या -2 आए, तो बताओ किसी वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है, इसको करेंगे 10 + 2 है तो 625 आया, तो इतने ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दूसरा एक सवाल है कि जिसमें ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 1 आते हैं, तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 62.5 इसका जवाब आएगा, जो कि गलत है, इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इसी टाइप के सवाल मैंने आज तुमको करवाए, इनको सबको सॉल्व करना। कोई अगर नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ और कॉपी का फ़ोटो खींच के मुझे डाल दो कि कौन सा क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आया, उसका सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा वहाँ पे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल।